डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और मैंने सोचा कि क्योंकि ताजरों और सनतकारों और बिजनेसमैनों का मसला है, तो ताजरों और सनतकारों के सरबराहों को तवातुर से, चाहे शब्बर ज़ैदी साहब हों, चाहे डॉक्टर हफीज़ शेख साहब हों, चाहे डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हों, चाहे नौजवान हम्माद अज़हर हों, चाहे यानी इवन ये कि प्राइम मिनिस्टर से भी इतनी मुलाकातों के बाद ये मुतमईन नहीं हो सके। और फिर हर मसले के लिए पता नहीं क्यों, लेकिन बहरहाल इन्हें फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से भी मिलना पड़ा। ठीक है, बाद में प्राइम मिनिस्टर मिले, लेकिन इससे आप अंदाज़ लगाएं कि इस वक्त ताजिर सनतकारों के इशू कितना बड़ा हो चुका है कि उन्हें उस तरफ भी जाना पड़ा जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है, लेकिन एक आपको इल्म है कि उनका कितना अहम रोल होता है। मेरे साथ फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ताजरों के नुमाइंदा सनगार वाला ज़ुबैर तुफ़ैल साहब फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे और एक अरसे से हम्बली खिदमत कर रहे हैं बरादरी की भी, और हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन आम लोगों के लिए होता है। मुस्लिम मोहम्मदी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बेग साहब, तो एट लास्ट जो है वो आपको वहाँ भी जाना पड़ा। जी, आपने बड़ा सही प्रेम्बल में कहा कि सब मुलाकातें हमारी हुई और इसी लेवल पे हुई और कई हुई, वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर ख़जाना से भी, बिलखुसूस वज़ीर कॉमर्स से भी, चेयरमैन एफबीआर से भी, लेकिन जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या वायदे मैं यकीनन बतलाना चाहूँगा। देखिए, बजट में इन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर्स के ऊपर 5 के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया, फिर कहने लगे कि इसको आप बर्दाश्त करें, एक्सेप्ट करें, हम ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं रिफ़ंड का कि जैसी आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएंगी साथ ही साथ बैंक में आपका रिफ़ंड जो है सेल टैक्स का क्रेडिट हो जाएगा। बांग्लादेश मॉडल को उसका नाम कहते हैं। वो दूर दूर तक कुछ नहीं है, वो जमा होने शुरू हो गए 17% और वर्किंग कैपिटल में हमारे जो रिफंड्स हैं जमा हो गए। पिछले फंड्स का उन्होंने कहा था जो हमने इशू किए हैं या बैंक से डिस्काउंट करा सकेंगे, यानी जो 3 साल के पोस्ट डेटेड बॉन्ड दिए हैं उन्होंने पिछले रिफंड्स के, वो बैंड आपको इन कैश कर देगा। हालांकि वो बैंक 14-15% 16% पे 3 साल का अगर लगाएं तो आधे पैसे तो बैंक को ही दे देंगे, 3 साल आता। लेकिन लोग इतने परेशान थे, उसके लिए भी तैयार थे। अब हम बैंक के पास गए, बैंक ने मना कर दिया, जी हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है, स्टेट बैंक के पास जाए। स्टेट बैंक कहते हैं हमसे पूछे बगैर बॉन्ड इशू किए हैं, हमसे कंसल्ट नहीं हुआ, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। कितने के ये 15 से 20 बिलियन रुपीस के थे जो एक्सपोर्टर्स को दिए गए थे और नए देने का उन्होंने वादा किया था। फिर ये तो एक बात हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि डिस्काउंट रेट हम कम करेंगे, IMF की रिक्वायरमेंट थी, कर दिया 13.25%। जब उन्होंने कहा तो बैंक के लैंडिंग रेट 16% हो गए, 17% भी होगा कमज़ोर कस्टमर, उस पर कोई सनत वालिबा नहीं आती। उधर डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, 60 रुपये पे पहुँच गए, 60 रुपये पे डॉलर और 16 और 17% मार्कअप बैंक के लैंडिंग रेट में कोई सनत नहीं लग सकती। मैं भी लगाऊंगा तो डिफ़ॉल्ट होगा, NPL होगा, चाबी देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं अगर अब एक जुमला से फौरन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतने कवानीन ले आए, ये डिक्लेरेशन, ये NIC, उसका रजिस्टर्ड होना, पूरी कंस्ट्रक्शन ठप हो गई, रुक गई। उससे क्या हुआ, आज आप देखिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की 50% से ज़ायद सेल भी कम हुई है और प्रोडक्शन भी कम हुई है, वहाँ बिक नहीं रही। ये वो गाड़ियाँ हैं मुजाहिद साहब जो प्रीमियम पे जाती थी, 2-2 लाख रुपए प्रीमियम लिया था तो लोग हमसे सिफारिश कराते थे कि यार हम 1 महीने में दिला दें बगैर प्रीमियम। आज यार्ड भरा हुआ उनका और वो गाड़ियों को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने शराइत ऐसे। मैं डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी के फेवर में हूँ और फेडरेशन भी सपोर्ट करती है हुकूमत को, हम इमरान खान की हुकूमत को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। हर चीज़ साफ सुथरी आप सती साफतरी कर दें रातों रात, 70 साल का ये नहीं हो सकता। और वही हुआ कि इसका रिपरकशन है, सबने हाथ उठा लिया। पार्टी ही बदल गई ना जो उनकी 2 साल पहले थी। लेकिन ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा है, फाइल वो छू नहीं रहा है, डैप के डर से, खौफ से बिजनेस कम्युनिटी ने भी हाथ खींच लिया, ना कोई नई सनत लग रही है। जब नई सनत नहीं लग रही तो नई मुलाजमतों के मौके नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। तो पहली बार और मीडिया भी अब हमारा तो पहली बार हमने इतनी हुकूमतों से, आप जानते हैं, डील करा। पहली बार हम कंफ्यूज हैं, हमें पता नहीं, और वो हमारी उम्मीद की आखिरी किरण थी, तो हम उनके पास। मैं ज़ुबैर भाई सीनियर आदमी, क्विक आपसे और मौजूद। अच्छा, इसमें मामला नीयत का है या आप समझते हैं कॉम्पिटेंसी का?
यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि वो तैयार नहीं थे, तकरीरें करना, धरना देना एक और चीज़ है, जब ये जो जिन इश्यूज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं बेग साहब, आप क्या कहते हैं मुजाहिद साहब? मैं समझता हूँ कि इसमें नीयत के ऊपर तो हमको बहरहाल किसी किस्म से कोई शक नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंसी का लेवल आप भी समझते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो कुछ पॉलिसीज़ बहुत जल्दी क्लिक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, और जैसा बेग साहब ने सही फरमाया कि एवरीथिंग टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो मैं समझता हूँ कि जो ये इस्लाहात की गई वो कुछ थोड़ा जल्दी में की गई, और कुछ इसमें मुशावरत ज़्यादा होती तो शायद इसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स निकलते। चीज़ें वही होती हैं, एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट आपका वही मिलता, लेकिन चीज़ें बहुत ही मफाहमत से होती, आहिस्तगी से होती, और उसके इतने मनफी असरात, जिस तरह इस तरह जब मैं मिसाल आपको दूं, जैसे ये हमारे छोटे ताजिर हजरात हैं, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि हम लोगों के पास काफ़ी वो आते हैं, फेडरेशन इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी, यू नो दैट, तो उनके जो मसाइल हैं वो जब मैं देखता हूं तो वो बड़ा अफसोस होता है कि वो छोटे छोटे उनके मसाइल हैं, लेकिन वो इश्यूज़ हल नहीं हो पा रहे। और जाहिर है कि जब वो लोग इतना इम्पैक्ट लेने की पोजीशन में नहीं है, बड़ा सरमायाकार तो फिर भी जब उसके ऊपर कोई टैक्सेस लगते हैं, कोई चीज़ें लागू होती हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक जो आम आदमी है वो नहीं बर्दाश्त कर रहे, और उसकी वजह से एक किस्म की बेचैनी की कैफियत पैदा होती है। ये जो मसला क्या है, वो उनका वही क्या ये सबब है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, ये समझते हैं कि जनाब आप पास्ट की हुकूमतों के ताजिर, सनतकार, बिजनेसमैन हिस्सादार रहे, ख़ासतौर पर मियाँ साहब के सबब, इसलिए वो आप पर शक करते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि बड़े एग्रेसिवली गुफ्तगू करते हैं, और फिर उनका ये भी कहना है कि बेनामी अकाउंट भी आपके खाते में डालते हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो ताजिर सनतकार ये चाहते नहीं हैं कि इनकी जो बिज़नेस है उसको रेगुलराइज किया जाए। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो अपना शुरू में कलमात कहे, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता। हुकूमत का ये शक करना, हुकूमत को शक करने की क्या ज़रूरत है? हुकूमत के पास ये जितने रेवेन्यू जमा हो रहे हैं हम लोग दे रहे हैं, ये कोई उनकी हुकूमत की पार्टी नहीं दे रही है। अगर 4000 अरब रुपए जमा हो रहे हैं, ये सब बिजनेसमैन दे रहा है। असल मसला जो है वो ये है कि मईशत का पहिया नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? अब जब मईशत का पहिया नहीं चल रहा तो हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं चल रहा। यही बात है, क्यों नहीं चल रहा। बजाय इसके कि मैं इल्ज़ाम दूँ जी ये मुजाहिद बरेलवी साहब जो हैं ये अपने पैसे पूरे खर्च नहीं कर रहे, इन्होंने अपनी जेब में रख लिए। बात तो है ही नहीं, कहा साल किसी और की दे देते। बिस्मिल्लाह, जैसे बेग साहब हैं, बेग साहब अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हाँ देखिए, असल बात ये है कि इस वक्त मईशत का पहिया रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है उसकी हमें वजूहात मालूम करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अब हुकूमत चाहती है, या जो भी FBR में नई टीम आई है जिसके हेड शब्बर जैदी साहब हैं, वो चाहते हैं कि 70 साल की हर चीज़ में एक दिन में सही कर दूं, हो ही नहीं सकती। वो ये चाहते हैं कि जितना 70-72 साल के जो भी मसाइल हैं वो चाहते हैं, मैं अभी उनको आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, ये 4-5 महीने हुए, और वो समझते हैं कि मैं हर चीज़ जो है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये मुनासिब नहीं है। यहाँ हम स्टेक होल्डर्स हैं। नहीं तो इमरान खान क्या नहीं समझते शब्बर जैदी कि वो उनके जो कुछ उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी तो हो सकता है कि शब्बर जैदी वही कुछ कह रहे हो जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हो। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब मैं समझता हूँ कि मईशत के मामले में वो अपने जो साथी हैं ना उनसे मशवरा करते हैं, और इस वक्त उनके जो करीबी मुशीर हैं उनमें शब्बर जैदी साहब भी शामिल हैं। मईशत के लिए एडवाइज़र जो हैं वो हफीज़ शेख साहब हैं। हफीज़ शेख साहब के बाद ग्राउंड के ऊपर कौन आदमी है जो प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर रहा है, वो शब्बर जैदी साहब है। शब्बर जैदी साहब की एक अपनी सोच है, वो कहते हैं कि मैं इस मुल्क को अमेरिका की तरह बना दूंगा। जिस तरह से अमेरिका में एक वो कार्ड है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का, तो वो भी इसी तरह से पाकिस्तान में CNIC के ज़रिए से सबको नेट में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग टैक्स की नेट में आएँ। हम चाहते हैं कि ये जो सारा बोझ चंद लाख बिजनेसमैन पे है, इसको डिवाइड होना चाहिए करोड़ों आवाम के ऊपर। जब तक आप उसको, लेकिन उसके डिवाइड करने का कोई तरीका है। अब आप इन्होंने जो भी कहा है कि जी शनाख्ती कार्ड के बगैर आप बेच नहीं सकते, तो चीज़ें बिकनी बंद हो गई। गाड़ी जैसे इख्तियार बेग साहब ने कहा कि कार जो थी वो जब भी पहले 2 लाख रुपए अपनी कीमत से ज़्यादा पे ब्लैक होती थी उसकी, और अगर आप उससे बुक कराते थे तो आपको ये कार 6 महीने के बाद डिलीवर होती थी, आप 100% एडवांस पेमेंट देते थे। आज ये आलम है कि आप गाड़ी ख़रीदने जाएँ, उनके पास इतनी गाड़ियाँ पड़ी हैं, ख़रीदार कोई नहीं है।
कल के अखबार में आधा आधा पेज के दो पाकिस्तान के बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, दोनों बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऐड दिया। ऐड ये दिया है कि जनाब आप किस्तों पे ले लें, ये कीमत की भी इतनी कमी कर दी है और इस बैंक से आपको लीज करवा देते हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा और ब्रेक के बाद मैं आऊँगा, लेकिन मैं बेग साहब से ब्रेक के बाद ये मालूम करना चाहूँगा, हम लोग तो जो एक आप कह रहे हैं कि सियासत के भी कह लूँ, मैं तो सहाफ़त का बल्कि मईशत से तो बिल्कुल ही नाबल्द हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े इंडिकेटर देखते हैं, मसलन ये कि महंगाई जिसका लोग बराह रास्त शिकार होते हैं, दूसरी चीज़ ये डॉलर, तीसरी चीज़ लोग ये कहते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, और अगर मैं पांचवी चीज़ कह लूँ कि नेचुरली इन्वेस्टमेंट, वो तो ये जो 5-6 इंडिकेटर्स हैं ये तनज़ुली की तरफ एक साल में इतनी तेज़ी से क्यों गए, और फिर जीडीपी सॉरी टू से जो कहते हैं जी आधा रह गया, इसके बारे में बात मैं करूँगा बेग साहब से, हमारे साथ रहिएगा। डाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है, मोहम्मदी साहब, ज़ुबैर तुफैल भाई से। और ब्रेक साहब, ब्रेक से पहले मैं सवाल कर रहा था, वैसे वो ब्रेक में इतने बाद लोग कहते हैं कि बड़ा हो जाता है, इश्तार आ जाते हैं कि जिसके तरफ सवाल फिर रह जाता है, लेकिन मेरे ख्याल आपको जो मैंने इंडिकेटर कहे बड़े बड़े जो हम लोग कहते हैं जी 11.5 गालिबन अब इन्फ्लेशन चला गया है, जीडीपी गालिबन मुश्किल 3.5 पे भी नहीं है, डॉलर गालिबन $180 पे चला गया है। मैं इन सब चीज़ों का ट्रेड डेफिसिट और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जीडीपी 5% के करीब हुई थी, अब 5.3 थी। तो ये आईएमएफ का जब प्रोग्राम हम करने जा रहे थे तो आईएमएफ के जो विस किड्स हैं उन्होंने कहा कि आपकी इकॉनमी हीटअप हो गई है, इसको कूल डाउन करें। ये उनके लफ्ज़ हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी है। कूल डाउन करने में उन्होंने कहा कि 2% जीडीपी आप कम करें ताकि इन्फ्लेशन को कंटेन कर सकें हम। उन्होंने जीडीपी को टारगेट जो दिया है वो 2.3 का दिया, तो 5.3 से 2.3, 3% जीडीपी आपने कम करी। जब 3% जीडीपी कम होगी तो तकरीबन 33 से 40 अरब डॉलर जीडीपी से निकल जाएंगे, और जब 33 से 40 अरब निकलेंगे तो 1% के ऊपर जो है 3.5 लाख जॉब जाती हैं, तो 3% पे 9 लाख जॉब चली जाएंगी। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, और ये तो उन्होंने माना, नया टारगेट भी ये 2.25% का दिया। आप क्या रेवेन्यू भी कम होगा। अब रेवेन्यू का टारगेट इन्होंने 5,550 अरब दे दिए। वो भाई 2 से 3% जीडीपी कम हो रही है, 33 से 40 अरब जीडीपी से निकल गया है, बेरोजगारी हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि 30% ग्रोथ हो जाएगी रेवेन्यू की, 5,550 अरब 4,000 से। तो ये गलत टारगेट। तो अब क्या करेंगे उसको हासिल करने के लिए? वो प्रेशर डाल रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर नोटिस आने शुरू हो गए हैं, रियल एस्टेट पे उन्होंने हाथ डाला हुआ है। लिहाजा इससे बिजनेस कम्युनिटी को एक खौफ और हरास पैदा हो गया है, और एक उर्दू का लफ्ज़ होता है कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया है। जब कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है मुजाहिद भाई, उसको रिगेन करने में कभी 3 महीने आ जाते हैं, कभी 3 साल हो जाते हैं। ये वेट एंड सी में चला गया बिजनेसमैन कि अच्छा चलो यार फिर देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं, जेब में नहीं आता। उससे नुकसान ये हो रहा है कि आपकी तमाम इंडिकेटर माइनस हुए हैं। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ के नहीं दे रही, 50% डिवेल्यूशन हो गया 1.5 साल में, 40% डिवेल्यूशन हो गया 1 साल। वो नहीं बढ़ के दे रही, बढ़ी है 10-11% क्वांटम में, यानी क्वांटिटी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमेशा सबसे बड़ा इशू है क्वांटिटी में, बट नॉट वैल्यू टर्म्स में। उसके बाद अब आप आ जाइए, इन्फ्लेशन 2 डिजिट हो गया है। हम हाथ जोड़ते थे सिंगल डिजिट करो, 6%, 4%, 8%, 9%, अब 11.5% हो गया, और 13% का टारगेट है। उसकी वजह से लैंडिंग रेट को ये कम नहीं कर रहा है, वो बढ़ाएंगे तो अब 17% पे हो गया है। अब तो कुछ 17% पे दुआ कर सकते हैं और बिजनेस नहीं कर सकते, उधर हो गया है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट वो कम नहीं हो गई थी। उनका टारगेट था 7% पे पहुंच गया था, उन्होंने उससे वादा किया था 5.5-6% का, आईएमएफ ने वो रिवाइज हो रहा है इस सर्वे में, उन्होंने इसके ऊपर पॉइंट अप उठाया। आपके रिजर्व जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से कल स्टेट बैंक के रिजर्व कम हुए हैं, क्योंकि पिछली हफ्तों में हैवी पेमेंट्स हुई हैं। तो मेरे भाई जो इन्होंने सब कुछ मेरे ख्याल में बहुत डिटेल में बता दिया।
आप मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम से गालिबन आप लोगों ने इस्लामाबाद को 6, 7, 8 फेरे तो किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो और ये भी सॉरी टू से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बदकिस्मती से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये कब से रवायत चली आ रही है, उनका एक लगा बंदा 12 बजे आते हैं, 1 घंटे CM गवर्नर से, 1 घंटे रेंजर और पुलिस से, फिर 1 घंटे ताजिरों और संस्कारों से, और 1 घंटे गालिबन अगर वक्त मिला तो सहाफ़ियों से, और शाम चले आते हैं। गालिबन कोई एक शब बसर नहीं करते। और यहाँ से जत्थे के जत्थे हाँ, जब कराची आते अपने मसाइल, कराची जब आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, यही रवायत नवाज शरीफ साहब की थी। जरदारी साहब का तो हर गाँव था, उनका मसला नहीं था, लेकिन अगर गिलानी साहब, यही हमारा ख्याल था कि वो जब इतनी उनको माशाल्लाह कराची ने 14 सीटें भी दी हैं, बड़ा उनको वोट झोली भर के दिए हैं, और तो वो कराची अपने चले वोटर्स के लिए आएंगे। ये जो आप बार बार जाते रहे, तवातुर से मिलते रहे, बेग साहब जो बात कह रहे हैं यानी कमोबेश उसी तरह आपने उनकी प्राइम मिनिस्टर और टीम को बताया होगा। 5 के हुक्मरानों के बारे में कहा जाता था, एक सुनता नहीं है, दूसरे समझता नहीं है। इनका क्या मसला है? सुनते यानी ये सुनते हैं, समझते हैं, करना नहीं चाहते। असल में इस वक्त बात ये कि हमारी मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस के अंदर जो भी ये इलाज कर रहे हैं वो सही तरह से, वो सही हदफ में नहीं जा रहा। नहीं, कम्युनिकेशन आप जब आप कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन में कोई इशू, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कम्युनिकेशन का ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से हमारी काफ़ी मुलाकातें हुई। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनसे 4 दफ़ा मुलाकात की, और गवर्नर हाउस में कराची में 2 दफ़ा मुलाकात की, तो 6 दफ़ा मुलाकात हुई। और हमने हर दफ़ा उन्हें बताया कि ये मसाइल हैं, इस तरह से है, ये है, बिजनेसमैन क्यों नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, सारी चीज़ें उनको बताई। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने जो है अपने उनके वज़रा थे या मुशीर थे, मिसाल के तौर पर रज़ाक दाऊद हैं, या अपना अब हफ़ीज़ शेख आ गए हैं। इससे पहले वहाँ पे अपना हमाद अज़हर से पहले भी उनके वज़ीर थे, वज़ीर ख़ज़ाना, तो वो भी साथ थे, लेकिन समहाउ चीज़ें हल नहीं हुई। अब जो इन्होंने हल करने के लिए जब IMF के पास गए, तो IMF ने जो भी कुछ देना था उसके साथ उन्होंने अपने 2 नुमाइंदे भी दिए, बोला ये भी आपके साथ बैठेंगे। तो वो नुमाइंदे एक गवर्नर स्टेट बैंक बने और एक मुशीर ख़ज़ाना बने। अब ये सारे आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये मसले का हल नहीं कर पा रहे। मसला ऐसा है कि आपके मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने इंटरेस्ट रेट 1 साल के अंदर 6.5 से पॉलिसी रेट जो है 6.5 से 13.25% कर दिया। जो बैंक में पैसे बोरो करने जाएं तो बैंक जो है वो आपको 16% के करीब देता है। इस 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दुनिया का कोई कारोबार नहीं चल सकता, कोई नई सनत नहीं लगेगी। मुझसे शर्त लगा लीजिए कि इस 16% इंटरेस्ट से पाकिस्तान में कोई नई सनत नहीं लगेगी। हाँ, किसी के पास ज़ाती पैसा है तो उससे सनत लगा ले, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट से दुनिया में जहाँ भी सनतें लगती हैं वो हमेशा उसमें सर्टन पार्ट बैंक लोन्स होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर अपना 30% 40% लगाता है, 60% लोन लेता है। तो अब जब ये 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद आपका डॉलर 160 तक गया, अब कम होकर 156 पे आ गया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि आप किसी चीज़ में कम्पीट नहीं कर सकते। मैं एक ही बात कहूँगा, स्टेट बैंक को चाहिए हर दूसरे महीने जब पॉलिसी रेट अनाउंस करते हैं उसमें 100 बेसिस पॉइंट कम करें, इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएँ। ये जो 13.25% है इसको कम से कम 9% लाएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग कहेंगे जनाब आप पूरी अपोजिशन को लेकर बैठ गए, हम तो पहले ही वो एक तरफ उधर मार्च हो रहा है, यानी कोई ऐसा नुमाइंदा भी तो आप यहाँ रखते कि जो कहता नहीं जनाब बड़ा अच्छा हो रहा है, खान साहब वाह वाह बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन इस वक्त जो ताजरों, सनतकारों, बिजनेस कम्युनिटी का और इसका बराह रास्त फिर आम लोग, मुझे आधा मिनट और दें। हम कोई अपोजिशन नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मैं आता हूं। हम हुकूमत को सपोर्ट, हमने कभी शटर डाउन स्ट्राइक की बात नहीं की, ना हमने ट्रेडर्स को सपोर्ट किया। हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। क्यों ना एक ब्रेक की तरफ आता हूँ, फिर मोहम्मद जी साहब की तरफ। और मैंने जैसे कहा कि ये अगर मैं ऐसे लाइटर वे में कह रहा था अपोजिशन नहीं, लेकिन ये वाकई जब 4 बार 6 बार तमाम लोग तवातुर से हमारी ये कम्युनिटी मिलती रही है, और प्राइम मिनिस्टर की जो इकनॉमी, वो भी जाने पहचाने लोग होंगे आपके, दाऊद साहब हो या शेख साहब हो या असद उमर हो या लोग हों, इसमें कहाँ प्रॉब्लम्स है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। और हाँ, ये भी मैं आखिर में जब कंक्लूड कराऊंगा तो ये मालूम करना चाहूँगा, आप अभी तक पुरुमीद हैं या आप मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि ब्रेक के दौरान जो गुफ्तगू हो रही होती है वो ऑन एयर नहीं जाती, और ऑन एयर चली जाएगी तो मैं क्यों इन लोगों के ताजरों, सनतकारों, बिजनेसमैनों को कहेंगे आप हमारे मसाइल हल कराने आए या हमारे मसाइल बढ़ाने आए। पता नहीं उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में सुना जाए या ना सुना जाए, रिकॉर्ड हो या ना हो, कहेंगे देखिए ना वो तो उन्होंने महाज लगा लिया है। और ऐसा तो नहीं है कहीं वो, खैर ये नहीं कहेंगे वो कि उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिन इशूज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं उसको हम फेस कर रहे हैं। और खैर आपको तो इल्म है कि बराह रास्त ही मैं कहूँगा उसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है मीडिया पे। एडवर्टाइजिंग उन्हीं चीज़ों की होगी ना जब प्रोडक्ट बनेगी। जब प्रोडक्ट यानी बिज़नेस नहीं होगा, मईशत नहीं चलेगी और वो जो कारोबार नहीं चलेगा तो फिर आपको भला करे ये पूरी मईशत, पूरी सोसाइटी में डेवलपमेंट और तरक्की कैसे होगी। इससे पहले कि मैं अपने बेग साहब क्विक में मोहम्मदी साहब से मोहम्मदी साहब, मैं फिर मैं आपसे ही पूछूंगा जो मैंने ज़ुबैर साहब से कहा था कि वो समझते नहीं हैं, समझ भी रहे हैं, और कॉम्पिटेंसी का भी मसला है। हम क्यों ये समझे कि उनकी हम पेट्रोटिज्म पे तो हम नहीं बात करेंगे कि नहीं जी वो भी वजह क्या आप देखते हैं? बात ये सर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत ही फास्ट पेस पे हुई हैं। अगर आप इसको एनालिसिस करें तो इसका जिस्ट यही निकलेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और हर एक कल्चर्ड मुआशरे में, तरक्की याफ्ता मुआशरों में ये चीज़ें होती हैं, मगर हर चीज़ का एक पेस होता है। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री देखें या यूएस का देखें तो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं विद अ सर्टेन पैसेज ऑफ टाइम। अब हमने उसको कुछ करने के लिए बहुत ही तेज़ वो किए इक़दामात, मुमकिन है कि उसमें हमारी नीयत पे किसी को वो शक नहीं है, वो ज़रूर इसी नीयत से किए गए कि माशरा बेहतर हो जाएगा, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ जैसा कि आपने देखा। और वो चीज़ें, कई चीज़ें उसमें ख़राबी की तरफ जा रही हैं, जैसा इन्फ्लेशन का जिक्र किया ज़ुबैर साहब ने, और हमारा बेसिक इंटरेस्ट रेट का किया। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफ़िक हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 16% पे या 16.5% के ऊपर आप किसी भी आज के दौर के अंदर कारोबार आप नहीं चला सकते। अगर आप आपसे अगर चले जो वक्त है हम उस पर क्यों न दें, आप क्या सजेस्ट करेंगे तवातुर से 1, 2, 3 इक़दामात फौरी तौर पर हों? पहले तो आमतौर पर मुतालबा ये होता था भाई आप इस वज़ीर को हटाओ, आमतौर पर मतलब नहीं है जी, नहीं। हमारी एक बड़ी मैच्योर्ड अप्रोच है, फेडरेशन अपेक्स बॉडी है, और हम हुकूमत को सपोर्ट करना चाहते हैं। बार बार हम कह रहे हैं तो हम क्यों ऐसी बात कहेंगे जिसमें पैनिक हो। देखिए, पहली चीज़ तो हुकूमत को ये चाहिए कि हमें ये अपना माइंड से चेंज कर दे, भले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कि रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। खुदारा ज़रा सा इकॉनमी को भी देखें, सनत को देखें, मईशत का पहिया देखें। ये माइंडसेट की बात है। आपने जो आदमी बिठाया है उसको कहा 5,550 का आपने रुपीज़ का टारगेट है, और वो उसको करने में रगड़ के डाल देना उसने सब। कंस्ट्रक्शन भी बैठी हुई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी ड्रॉप हुई है, छोटे दर्जे के व्हीकल इंडस्ट्री के सारे वेंडर इंडस्ट्री होते हैं, 150 वेंडर इंडस्ट्री के लिए नेक्स्ट 3 मंथ का ऑर्डर नहीं है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो पैसे हैं एक्सपोर्टर्स के, जो रिफंड आपके पास है वो उनका वर्किंग कैपिटल है। पिछला जो थे तकरीबन 200-250 बिलियन अब बचा, उसमें 4 साल हो गए, और ये जो आपने 15-20 बिलियन दिया इसकी डिस्काउंटिंग नहीं हो रही। इन दोनों मसलों को हल करो कि वो पैसे भी मिल जाए, और ये जो डिस्काउंटिंग है बैंक से बैठ के, ये दूसरी बात। तीसरी चीज़ मेरा ये है कि जो नए आप 17% काट रहे हैं, जो नया भी लगाया है बजट में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के ऊपर, वो भी जमा होना शुरू हो गया सर्कुलर डेट के खट 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 खट। उसका मैकेनिज्म जैसे वायदा कर रहा बांग्लादेश मॉडल कि एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स आए और आपके रिफंड वापस अकाउंट खुदारा, वो करें, वो भी अगर जमा होना शुरू हुआ, सर्कुलर डेट आज आपके 1500 अरब रुपए के हो गए। सही है, अनसस्टेनेबल। आपने जब हुकूमत ली थी वादा किया था तो गवर्नमेंट लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज कर देंगे, एक नहीं हुई। वो 500 अरब रुपए सालाना, वो लॉस गुड मनी फॉर बैड मनी है। इन चीज़ों पर तवज्जो करें, आप रिफॉर्म्स पर तवज्जो करें, और बिजनेस कम्युनिटी को डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलराइज, जो आपका लफ्ज़ है, मुजाहिद का लफ्ज़ है, रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं, इसको फेज वाइज करें, इसको रातों रात नहीं करें। 70 साल की चीज़ें आप रातों रात करेंगे तो ये ठप होगा जो आज हुआ है, जिस पे आप आज का प्रोग्राम कर रहे हैं।
एक और जिसको गुफ्तगू करना ज़रूरी है और वो है नैब। मुख्तलिफ़ शक्लों में रही है, तसाबुर रहमान की शक्ल में रही है और अब जो आई है, आप ये समझते हैं कि वाकई एक क्योंकि चाहे तिजारत हो, बल्कि मैं उसको अपने चाहूँगा चाहे मीडिया हो, या हर वो चीज़ जो क्रिएटिव हो या जो प्रोडक्टिव हो, वो खौफ के साए में तरक्की नहीं करती, खौफ और दहशत में। तो आपके ख़्याल में ये नैब का भी एक उनसर ऐसा है और उन्हें जो भी हिदायत दे रहा है या यहाँ से उन्हें हिदायतें दे रही हैं, वो ये सबब बना है इनका? मैं आपको इसके ऊपर जो तफसीली जवाब दूंगा। नैब का ये है कि ठीक है, मुल्क के हम चाहते हैं कि मुल्क में जो सरकारी ख़जाना है उसमें चोरी नहीं होनी चाहिए, और वो चोरी कोई भी ना करे, ना सियासतदान करे, ना ब्यूरोक्रेट करे, ना बिजनेसमैन करे, नहीं होना चाहिए। और अब जो नैब काम कर रहा है वो यही स्लोगन लेके चल रहा है कि जी जो मुल्क की लूटी हुई रकम है वो हम वापस लाना चाहते हैं। लेकिन नैब ने गुज़श्ता 1 साल में कारोबार को बहुत नुकसान पहुँचाया है। जी बहुत नुकसान पहुँचाया। उनके पास इख्तियार है किसी को भी बुलाएं और बुला के बंद कर दें। भाई आप उससे पहले पूछें तो सही। वो एक लफ्ज़ है फ़िशिंग, वो फ़िशिंग करते हैं कि यार डोरी डालो, अगर मछली फंस गई तो ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। कारोबार को नैब से बहुत नुकसान पहुँचा है। लेकिन अब नैब के चेयरमैन से गुज़श्ता 1 महीने से उन्होंने अपने रवैये में काफ़ी तब्दीली लाए हैं। मेरी नैब के चेयरमैन से 3 हफ़्ते पहले मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, तो उन्होंने फरमाया कि नैब इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम का केस आइंदा नहीं लेगी, और जो केसेस हैं भी वो सब FBI में चले जाएंगे। उनसे मेरी गुफ्तगू में मैंने ये कहा जी ये आपके डोमेन में नहीं है। मैंने चेयरमैन नैब से कहा सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज आपके डोमेन में नहीं है, इसके तो अपने लॉज है और FBI के तहत आते हैं, जिसको उन्होंने मान लिया। और मानने के बाद वो फ्राइडे का दिन था, 12 बजे मीटिंग हुई, उन्होंने 3 बजे एक नोटिफिकेशन निकाला कि कोई इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज का केस जो है नैब नहीं करेगी और किसी बिजनेसमैन को नहीं बुलाएगी। किसी बिजनेसमैन को नहीं बुलाया अब तक? नहीं बुला। उसके बाद एक स्पेसिफिक ब्रेक पूरा कर लिया। अच्छा, उन्होंने सब नोटिफिकेशन करके सारे नैब ऑफिस में दिया और आज 3 हफ्ते हो गए, अब वो बिजनेसमैन को इस वक्त नहीं बुला रहे। तो ये खौफ का जो आलम है ये ख़त्म हुआ कि बिजनेसमैन डरता, कहता है जी अच्छा, वो किसी को भी बुला के कहते हैं जी आपको बंद कर देंगे। यार बंद क्यों करोगे? इज्जत ही कमाई है ना। तो इस तरह के मामलात हैं। लेकिन नैब के चेयरमैन ने परसों लाहौर FPCCI के ऑफिस में भी कहा कि आइंदा हम बिजनेसमैन को कहीं नैब ऑफिस नहीं बुलाएंगे। ताज हज़रात साहब को रोकना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। आप एक मुझे स्पेसिफिक सिर्फ कह दें, जो जुबैर भाई से मैंने सवाल किया, नैब ने कितना नुकसान पहुंचाया है, इस पे बहुत ही 2 लाइनों में स्पेसिफिक। नैब ने इस हिसाब से जो ये एक बेचैनी की फ़ज़ा पैदा हुई, मैं समझता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर जो लोगों का नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो ये एक खौफ की जो एक फ़िज़ा हो जाती है और कारोबारी लोगों को उठा लिया, बीच में जो सिलसिला शुरू हुआ था कि वो चीज़ों को पकड़ रहे थे, तो उसकी वजह से जो वो बेचैनी की फ़ज़ा है वो ज़्यादा ख़राबी। ठीक है, जुबैर भाई मैं कंक्लूड करा दूँ आपसे। परसों रात को जो हमारी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, जिसमें आर्मी चीफ साहब तशरीफ़ रखते थे, मैं उन पाकिस्तान के बिजनेसमैनों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो तीनों बिजनेसमैन जो थे वो पाकिस्तान के टॉप 3, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, बैंकर भी हैं, टॉप ऑफ पाकिस्तान। और तीनों को बुलाया हुआ था नैब ने। वो कहने लगे जी हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हमें तो नैब हर वक्त बुलाता है और वहाँ पे ग्रेड 16 का ऑफिसर कॉल अप नोटिस भेजता है मेरे ऑफिस। अरे ऐसा क्यों नहीं करते बेग साहब, यहाँ उसको नैब का दफ्तर खुलवा देना फेडरेशन में। नहीं, सॉरी टू से, जस्ट अगर इफ वी वांट सम इंक्वायरी और बातचीत तो फेडरेशन के दफ्तर में। देखिए, बिजनेसमैन दुनिया में सबसे शाही होता है, वो सरमायाकार होता है, और सरमायाकारी उस वक्त करता है कि जब खौफ के बादल ना हो। जहाँ पे भी उसको खौफ के बादल आएंगे वो हाथ खींच लेगा। नैब एक तरफ है, स्टेट बैंक में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट लगा दिया, IUI यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यूनिट FBI का लगा दिया, पहले I&I वाला। पहले आपके कानून थे कि अगर लीगल मनी है तो आप डॉलर अकाउंट में डाल सकते हैं, डॉलर से ऑफिशियली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फीसें वीसें बच्चों की, दूसरी चीज़ों, बाहर से पैसे आते थे, पर्पज़ है तो डॉलर के अकाउंट में। ये कानून था 1992 का, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन नवाज शरीफ के वक्त में। उस कानून के तहत लोगों ने ट्रांजैक्शन की। अब वो ट्रांजैक्शन है, वो डिक्लेयर है इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर कोई चोरी करेगा तो इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेगा ये ट्रांजैक्शन।
उनके ऊपर लिख रहा है, उनके बैंकों से डिटेल मांग रहा है, बैंकों ने उनकी लिमिट रिन्यूअल रोक दी। मैं बैंकिंग का चेयरमैन हूँ 14-15 साल से। 16 लोग मेरे पास आए, सर हमारी ये लिमिटें रोक दी रिन्यूअल के लिए। वो पता नहीं कोई I&I यूनिट है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई है, तो वो कह रहे हैं आप नैब की तशवीश में। और खुदारा बिज़नेस कम्युनिटी को आप कॉन्फिडेंस दें। मैं बाजवा साहब को सलाम पेश करता हूँ। पहले भी 4 घंटे वो हमारे साथ मिले थे कराची में, कोर कमांडर के ऑफिस में, कोर 5 में, और अभी भी मिले। उन्होंने कुछ चीज़ें समझी हैं, और जो एग्रीकल्चर, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे एक हामी भरी थी, वो कल नोटिस अखबार में आ गया है, उसकी पॉलिसी बन चुकी है, फिक्स टैक्स लग गया है, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। वो भाई ये पहले ही कर लेते, आज तबाह बर्बाद करके कंस्ट्रक्शन को आपने जब लोएस्ट पहुंचा दिया, और हमारा कमांडर इसका फैसला करेगा। उस बेचारे का काम है मुल्क की सरहदों को देखना, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को देखना, लेकिन वो मजबूर होके, क्योंकि मैशत का ताल्लुक दफ़ा से है, मैशत का ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से है। रेवेन्यू नहीं आएगा, डिफेंस का बजट आप नहीं कर सकते, लिहाजा वो मजबूर हैं कि वो बैठे और देखें कि अगर ये स्लाइड हो रहा है तो उसको रोकें, और हुकूमत से कहें कि भाई ये क्या है, फसा को बेहतर बनाएं। सियासी इस्तेकाम उसके बगैर मुमकिन नहीं है ना। नहीं, मैं चाहूँगा एक देखिए, परसों रात को आर्मी चीफ ने जो है तकरीबन 30 बिजनेसमैन को इस्लामाबाद में इनवाइट किया था। पहले तो लोगों ने कहा कि जी हम खुद से गए, ऐसा नहीं था, उन्होंने खुद बुलाया। उन्होंने पाकिस्तान के 30 टॉप बिजनेसमैन को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आपके मईशत में क्या प्रॉब्लम है, क्यों इकॉनमी स्लो डाउन होए, और मुझे बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें और हुकूमत से भी कह सकें कि इन चीज़ों को हल किया जाए। और उन्होंने 4.5 घंटे, रात को 9 बजे मीटिंग शुरू हुई, रात को 1:30 बजे खत्म हुई। नतीजे की उम्मीद है कोई? बहुत उम्मीद है मुझे। देखें, आर्मी चीफ जितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, वो इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वहां पहुंचे इंशाल्लाह आप देखें, मैं तो 4.5 घंटे मीटिंग में बैठा था ना, मैंने सब बातें सुनी हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वहाँ से उस मीटिंग के हवाले से आगे जाके बाजवा साहब ये बात तो माने कि हमारी यहाँ से मैंने बात शुरू की थी में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि मेरे ख्याल में सियासत के हवाले से और मईशत के हवाले से गालिबन आखिरी दरवाज़ा होता है जहाँ दस्तक दी जाती है, लेकिन इसी से मैंने आगाज़ किया था कि इन्हें वहाँ जाकर दस्तक देनी पड़ी, जबकि इस वक्त आपको पता है एक्सटर्नली हम कितने मसाइल के शिकार हैं, ड्यूरल लाइन के इस तरफ और उस तरफ, फिर सबसे बड़े के जो हमारा मगरबी बॉर्डर, कश्मीर का इशू, फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसा जिससे हम सालसी कर रहे हैं, एक कोई ट्रस्ट जिस पे नहीं किया जा सकता, इन सारे मसाइल, और फिर वॉर ऑन टेरर, वो उसके भी असर अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, जिससे $120 बिलियन का हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा। ये सब मसाइल जो हैं उसमें थोड़ा सा अफसोस होता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये जो बात कह रहे हैं एक आम लोगों की ज़बान में, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अमल करना चाहिए, ताकि जैसा कि ज़ुबैर भाई कह रहे थे, मईशत का पहिया चलता रहे। अपने इन मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।